अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सबस्पेस ऑफ आर एन। आर एन है, ये आर की डायमेंशन है, यानी कि आर का ऑर्डर है कि आर में आर एक सेट होगा हमारे पास, तो उसके अंदर जो उसकी डायमेंशन होगी वो कितनी हो सकती है, एन तक हो सकती है। अब हमारे पास जो टॉपिक है सबस्पेस ऑफ आर एन, उसके लिए हमें डेफिनेशन दी गई है। अ सबस्पेस ऑफ आर एन इज एनी सेट एज। सबस्पेस को डिफाइन करने के लिए, आर एन में से सबस्पेस को डिफाइन करने के लिए हमने एक सेट लिया है एज, ठीक है। इन आर एन दैट हैज़ 3 प्रॉपर्टीज। कोई भी सेट एज हो, ठीक है, वो सबस्पेस होगा। कहाँ से सबस्पेस होगा? आर एन का सबस्पेस होगा अगर वो ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द जीरो वेक्टर इज इन एज। जो एज सेट है उसमें जीरो वेक्टर बी होगा, ठीक है। आपको पता है जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है वो डिफरेंट वेक्टर से मिलकर बनता है। इस तरह अगर सिंगल सिंगल लिखे जाए तो वो वेक्टर्स होते हैं, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, उन वेक्टर्स को मिला के जब एक सेट की फॉर्म में आप समझ रहे लिखते हैं तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आर सबस्पेस एज सेट हमने लिया है कहाँ से? आर एन से, ठीक है। आर एन से जब हम एक सेट लेंगे एज, तो उसमें कहा गया है कि उसमें वेक्टर 0b ऐड होगा, ओके। फॉर ईच u एंड v इन एज द सम ऑफ u प्लस v इज इन एज। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एज एक सबस्पेस है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है 2 वेक्टर्स हैं u एंड v, ठीक है, u एंड v। जब हम इन दोनों वेक्टर्स को u प्लस v करेंगे तो इनका एडिशन b जो है वो h में होगा। u एंड v जो है वो h से हम लेकर उन्हें ऐड करेंगे, तो जब हम उन्हें ऐड कर लेंगे तो उनका एडिशन b हमारे पास h में ही लाई करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, फॉर ईच u इन एज एंड ईच स्केलर c द वेक्टर cu इज इन एज, ओके। अगर हम अपने एज से एक u ले लेते हैं वेक्टर, ठीक है। आपको पता है कि एज क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें डिफरेंट वेक्टर्स हैं, उसमें मैंने एक वेक्टर u ले लिया है, और अगर मैं u को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कोई भी स्केलर हो सकता है 2, 3, 4, 5 वटेवर, तो c नेम का स्केलर है, उसको अगर मैं u के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी h में लाई करेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जब हम u प्लस v एज से लेंगे, u और v जो है वो एज से लें और उनको ऐड करें तो उनका आंसर b जो है वो एज में ही लाई करना चाहिए। ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट सबस्पेस का। और जो थर्ड हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी कि 0 वेक्टर b होगा एज में। ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस जो है वो सबस्पेस की। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है द कॉलम स्पेस। कॉलम स्पेस की हमारे पास डेफिनेशन है। कॉलम क्या होता है? हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, हमारे पास उसमें डिफरेंट एंट्रीज हो। जैसे ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है मेरे पास 1, -4 एंड -3, ये मेरे पास क्या है? एक कॉलम है। कॉलम स्पेस क्या होता है? द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द सेट कॉलम ए ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ ए। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें मेरे पास कॉलम स्पेस क्या होगी? मैंने यहाँ पर चेक करना है अपनी कॉलम स्पेस को। कॉलम स्पेस को हम रेंज या फिर इमेज भी कहते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसका। जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसमें जो मेरी कॉलम स्पेस होगी इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे रेंज बी कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं मैट्रिक्स ए की। ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट कॉलम स्पेस का। कॉलम स्पेस के रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, लेट ए इज इक्वल टू दिस। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, -3, -4, -4, 7, -2, -3, 7 एंड 6, एंड बी क्या है? बी इज इक्वल टू 3, 3 एंड -4।
ठीक है, डिटरमिन वेदर बी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए और नॉट। ये हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास जो बी वेक्टर है वो हमारे पास कॉलम स्पेस है ए का या फिर नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। द वेक्टर बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ b can be written as ax for the cos sum x, that is if and only if the equation ax is equal to b has a solution। ठीक है, अब हमारे पास a दिया गया था और b दिया गया था। हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास जो b दिया गया है वो कॉलम स्पेस में आता है a की या फिर नहीं आता। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स ये लिखेंगे। हमने इस मैट्रिक्स को रो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, इसलिए बी भी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 एंड -4। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसे एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास सब जो पॉसिबल वेरिएबल्स हैं हमें उनके आंसर्स जो है वो मिलते हैं या नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर देखें -4 एंड -3, पहले इनको ज़ीरो करना है। इनको ज़ीरो करने के लिए हमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, R1 के साथ R1 4R1 प्लस R2, ये यहाँ पर सेकेंड रो को ज़ीरो कर देगा, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को। एंड जो थर्ड के लिए हमें करना पड़ेगा -3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड उसमें ऐड कर देंगे R3 को, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों जगह पे 0 करने के बाद अब हमें क्या 0 करना है, हमारी जो पिवट पोजीशन है वो ये हैं, ये एंड ये। अब देखिए हमारे पास एक जो थर्ड पोजीशन थर्ड वाली रो है वो है -2 -6 एंड 5। ये देखिए, अगर मैं अपनी R2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ R2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2R2 -3R3, सॉरी 3 नहीं आएगा, R3। तो यहाँ पर देखें बल्कि हमें R2 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, R3 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। ये मैं आपको एक दफ़ा क्लियर करके दिखा देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए R3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये करेंगे हम 3R3 -R2 कर देंगे। यहाँ पर -2 है, -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 आ गया। अब क्या करना है, -6 R2 का क्या है माइनस, यहाँ पर देखें ये 3R3 की जगह पर आ जाएगा -6, माइनस जो है वो फार्मूले का जो मतलब ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, और R2 का क्या है -6 + 6, ये क्या बन जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह जब हम पूरी रो पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो R3 जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। इसको इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो हमें पता चला, वी कंक्लूड दैट ax is equal to b is consistent and b is in column of a। अब यहाँ पर नीचे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, वो ये है, द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 4 शो दैट व्हेन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax is equal to b, the column space of A is the set of all B which the system has a solution। यहाँ पर देखिए हमें अपने सिस्टम के लिए क्या मिल गया था, सोल्यूशन मिल गया था। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये हमारे पास कॉलम ऑफ, यहाँ पर हमें अपनी वैल्यूज़ का जो है वो सोल्यूशन मिल गया था, इसलिए हम कहेंगे कि जो B है हमारे पास वो कॉलम स्पेस है A की। अब हमने देखी थी कॉलम स्पेस, नेक्स्ट हम देखते हैं नल स्पेस। नल स्पेस में हमें क्या कहा गया है, द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स A इज द सेट नल A। ठीक है,
is the null a of all solution of the homogeneous equation ax is equal to 0। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, डिफरेंट वेक्टर्स से मिलकर एक मैट्रिक्स जो है वो बना हो, लेकिन उसमें एक वेक्टर जो है वो ऐसा मैप कर रहा हो जिसकी सारी वैल्यूज़ क्या हो, 0 हो हमारे पास, ठीक है। अगर 3×3 मैट्रिक्स है तो उसमें एक वेक्टर जो है वो 0 0 का हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कहलाती है नल स्पेस। जैसे आपको पता है वैसे जो हमारे पास ऑर्डर होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का वो ax इज़ इक्वल टू b होता है। बट अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हो और हमने बात करनी है नल स्पेस की, तो नल स्पेस में क्या होगा, ax किसके इक्वल होगा, ax इक्वल होगा b 0 के, ठीक है। ax जब इक्वल होगा 0 के, जब हम आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो आ जाएंगे, लेकिन जो b वाली साइड होगी, मतलब b वाली साइड पे यहाँ पे क्या है 0, तो इसका जो लास्ट वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारे पास 0। ये है हमारे पास डेफिनेशन नल स्पेस की। एग्जाम्पल्स में भी आगे यूज़ होगा, देन आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेसिस फॉर अ सबस्पेस। बेसिस क्या होती है हमारे पास एक सबस्पेस के लिए, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, बट अगर हम पहले इसकी एग्जांपल देख लें तो आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिस हमारे पास क्या होती हैं, बेसिस द सेट E1 E2 En, हमारे पास E1 से लेकर En तक कुछ सेट्स दिए गए हैं जो कि क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rn, ठीक है। ये जो फॉर्म लिखी हुई है E1 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड E2 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स अप टू सो ऑन En इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, बेसिस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ बेसिस फॉर अ सबस्पेस H और ऑफ Rn इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन H दैट स्पैन H, जो H में स्पैन कर रही हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेसिस है, बेसिस की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स के लिए बेसिस बनानी है। ये मैट्रिक्स A दिया गया है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास नल स्पेस के लिए मैट्रिक्स होगा वो किस फॉर्म का होगा, ax इज इक्वल टू 0। तो A हमें दिया गया है, ये A जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, साथ में आ जाएगा x1 x2 x3 जितनी डायमेंशन होगी हमारी, तो इसकी डायमेंशन 4 है, तो अब तो सोन यहाँ आप समझ लें कि 5 तक जो है वो 5 है इसकी डायमेंशन, तो 5 तक x आ जाएंगे जो किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास 0 0 के इक्वल होगा, 5 zeros आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने x1 x2 x3 की बेसिस फाइंड करनी है, ठीक है। तो x1 x2 x3 इसी साइड पे रह जाएगा, हम जो है वो मैट्रिक्स A को यूज़ करेंगे और ये नल स्पेस को यूज़ करते हुए x1 x2 x3 की बेसिस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, ये उन्होंने क्या किया है, मैट्रिक्स A लिखा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास मैट्रिक्स A है, लेकिन लास्ट पे उन्होंने क्या किया है, एक नल वेक्टर ऐड किया है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से वैल्यूज़ फाइंड करनी है अपने x1 x2 x3 की। हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। ये देखेंगे इसे रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है सबसे पहले, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन वो कुछ इस फॉर्म में होगी, x1 माइनस 2x2 x3 हमारे पास 0 है, तो उसकी जगह पे कुछ नहीं आएगा, आएगा माइनस 4x x1 x2 x3 x4 प्लस 3x5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो यहाँ से आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू, बाकी सारी इक्वेशन जो है वो अपोजिट साइड पे चली जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x2 प्लस 4x4 माइनस 3x5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है x1 की,
हम जो करते हैं, ये उन्होंने क्या किया है, x1, x2, x3, x4, x5 तक जो है वो वेरिएबल्स लिख लिए हैं, एक जो है वो वेक्टर बना लिया इनका। अब इनके सामने जो है इनके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिखे जाएंगी, ठीक है। तो x1 की जो हमारे पास वैल्यू आई है, जो इक्वेशन आई है, वो इसके सामने लिख दी गई है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन से देखते हैं कि क्या हमारे पास x2, x3, x4 एंड x5 की वैल्यूज़ हैं वो कैसे आएंगी। x1 की हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। अब जो है वो नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन पे आए तो वो हमारे पास बनती है x1, x2 0 है, 2x3 प्लस 2x4 माइनस 2x5 इज इक्वल है किसके, 0 के। यहाँ से मैं चाहूँ तो x3 का जो है वो आंसर निकाल सकती हूँ। x3 का आंसर किसके इक्वल होगा, x3 इज इक्वल टू माइनस 2x4 प्लस 2x5, ठीक है। आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ x3 एंड x1 का आंसर निकला है, जबकि हमारे पास x2 एंड x4, x5 का जो आंसर है वो नहीं आया। तो x2 के सामने हम वैसे ही x2 लिख देंगे, x3 के सामने जो इक्वेशन आई है वो लिखेंगे, x4 एंड x5 के सामने भी वैसे ही उनके वेरिएबल्स लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, बेसिस फाइंड करनी है। तो आपको पता है बेसिस उनकी फाइंड की जाती हैं जिसके लिए हमारे पास इक्वेशन ना आई हो। तो हमारे पास किस किस की इक्वेशन जो है वो नहीं आई है, हमारे पास x2, x4 एंड x5 की इक्वेशन नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, उनको कॉमन लेंगे। सबसे छोटा जो है वो हमारे पास x2 वेरिएबल है, सबसे पहले x2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा एंड देन 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं आई थी वो था x4 को कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट में से हमारे पास 1 आ जाएगा एंड थर्ड में से -2, फोर्थ में से 1, बाकी 0 0 होंगे। इसी तरह अब कॉमन लेना है x5 के लिए। जब x5 के लिए कॉमन लेंगे तो सबसे फर्स्ट में से आ जाएगा -3 और हमारे पास लास्ट में से आ जाएगा 1 एंड थर्ड में से आ जाएगा 2। ये निकालने के बाद ये हमारे पास है हमारी बेसिस। आई होप आपको जो है वो बेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.8 जिसके हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट v1 इज इक्वल टू दिस, v2 इज इक्वल टू दिस एंड w इज इक्वल टू दिस। डिटरमिन if w is in the subspace of R cube generated by v1 and v2। हमें चेक करना है कि क्या w है हमारे पास वो सबस्पेस बनाता है v1 या v2 के लिए या फिर नहीं बनाता। किसके अंदर सबस्पेस बनानी है, R की डायमेंशन है हमारे पास 3। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये है हमारे पास मैट्रिक्स था जिसमें हमने क्या किया है, v1 लिखा है, v2 एंड w लिख के अपना एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या ये सबस्पेस बनाता है या फिर नहीं बनाता, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसे एचेनन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एचेनन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हमारे पास पिवट पोजीशन आई है 3। हमारे पास जो ऑर्डर है वो भी क्या है 3 का। लेकिन अगर हम इसकी इक्वेशंस बनाएं तो ये हमारे पास बनती हैं 2x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 8। देन 2 से रो 2 से हमारे पास आता है 2x2 सॉरी 1 है, x2 इज इक्वल टू -10। बट लास्ट इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है 0 इज इक्वल टू -9 जो कि कंट्राडिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम कह देंगे कि हमारी जो 3 वेरिएबल्स थे x1, x2, x3 उनकी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। ये जो है हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए ये सबस्पेस जनरेट नहीं कर रहा v1, v2 के लिए। ये है हमारा उसके पास सोल्यूशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। उसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और एक u पॉइंट दिया गया है। हम इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इसे कन्वर्ट करने के बाद एचेनन फॉर्म में अगर हम इसकी जो है वो इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करें यहाँ से, तो हमारे पास आता है x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3
इज इक्वल टू -4। सेकेंड से देखें तो हमारे सेकेंड रो से हमारे पास आता है x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2। थर्ड से आप देखें तो हमारे पास आ रहा है 0 इज इक्वल टू 23। फोर्थ रो से देखें तो हमारे पास आ रहा है 0 इज इक्वल टू 17, जो कि ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास लास्ट वाली, ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? कंट्राडिक्शन। इसकी वजह से ये हमारा सोल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, और हम लिख देंगे कि ये हमारे पास इसलिए क्योंकि हमारे पास हमारे x1 x2 x3 x4 तक की हमें वैल्यूज़ जो है वो नहीं मिल रही पिवट पोजीशन से, जिसके लिए ये क्या है, ये हमारे पास सबस्पेस जनरेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं v1 v2 v3 एंड एक पॉइंट दिया गया है p, ठीक है। और जो मैट्रिक्स A है हमारे पास वो क्या है, उसमें हमारे पास v1 v2 एंड v3 लाई करते हैं, ठीक है। आपको पता है जो मैट्रिक्स होता है वो वेक्टर से मिलकर बनता है। हमें फाइंड करना है इसका पॉइंट A है हमारे पास, हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन v1 v2 v3। हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा इसके बाद तो हमें चेक करना है कि इसमें हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं। तो आपको पता है हमने कितने वेक्टर्स हैं इस पे, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास इसमें यूज़ हो रहे हैं 3 वेक्टर्स, तो इसमें आप लिख देंगे कि v1 v2 v3 हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन कॉलम ऑफ ए, हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन कॉलम ऑफ ए। ये हमसे स्पैन के बारे में पूछा है, तो इसका आप आंसर जो है वो देंगे कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी जो है वो वेक्टर्स हैं कॉलम ऑफ ए के लिए। नेक्स्ट पॉइंट 3 है हमारे पास, इज p इन कॉलम ऑफ ए y और y नॉट। ये हम सॉल्व करके देखेंगे, अगर तो हमारी पिवट पोजीशंस की हमें वैल्यूज़ मिलती हैं देन हम इन्हें आंसर करेंगे। यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास पार्ट 3 था क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें क्या किया गया है, इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा गया है। ये हमारे पास 3 गिवन वेक्टर्स थे, और ये जो फोर्थ है ये हमारे पास क्या है, पॉइंट P था जो हमें दिया गया था, ठीक है। हमें क्या करना है, इसे एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक्चुअली हमें अपनी पिवट पोजीशंस को देखना है। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ से भी इक्वेशन जो आ रही हैं वो हमारे पास आ रही हैं 2x1 माइनस 3x2 माइनस 2 है माइनस 4x3 इक्वल टू 6। सेकेंड से आ रही है माइनस 4x2 माइनस 10x3, किसके इक्वल आ रहा है, 14 के, ओके। बट लास्ट जो है हमारे पास वो आ रही है 0 इज इक्वल टू 0। इसका आप सोल्यूशन देखें, द इक्वेशन ax इज इक्वल टू p हैज़ अ सोल्यूशन। उसको एक सोल्यूशन जो है वो हमें मिल गया है, इसलिए हम कहेंगे सो p इज इन कॉलम ऑफ a। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी हमें यही चेक करना था कि क्या हमारे पास पॉइंट P जो है वो कॉलम ऑफ A में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। हमने ये अपना मैट्रिक्स लिखा है आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो पिवट पोजीशंस आई हैं वो 2 आई हैं, बट जो लास्ट वाली रो है हमारे पास वो 0 0 हो गई है, ठीक है। बट हमें 2 सॉल्यूशंस मिल गए हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे यस द आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए पी कोरिस्पॉन्ड टू अ कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट हमारे पास कब सिस्टम आता है, जब हमें कम अज़ कम जो है वो एक की वैल्यू मिल जाए, एक सिस्टम की वैल्यू हम गेट कर लें कम अज़ कम, ज़्यादा की भी हो सकती हैं बट लेस देन जो हमारे पास होगा वो 1 तो होगा ही। अगर हम एक की वैल्यू गेट कर लेते हैं तो सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, सो P इज़ इन कॉलम ऑफ A। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज के हमने 8 ही क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।